देखते ही देखते इसी के साथ हमारा आज लास्ट डे होने वाला है जावा बेसिक्स जावा का। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पल्लवी प्रमाणिक एंड यू आर वाचिंग द कोड क्राउड। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स। जावा बेसिक्स का हमारा ये लास्ट टॉपिक होने वाला है और मेथड्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। मेथड्स के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और मेथड्स कैसे हमारे कोड को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड को हम लोग ईजीली अगर हम प्रेजेंट करना चाहें तो वो मेथड्स के ज़रिए पॉसिबल होता है। तो चलिए मेथड्स के बारे में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नज़रिए से अभी हम नहीं पढ़ने वाले। अभी हम सिर्फ बेसिक मेथड्स पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक जावा में अभी फ़िलहाल जितना रिक्वायरमेंट है हम उतना ही पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी एक अलग प्लेलिस्ट आने वाला है, उसमें हम लोग डीप डाइव करेंगे कि ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, रन टाइम, कंपाइल टाइम, ये सब कुछ पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए आज हमारा बेसिक जावा का लास्ट है। इसके बाद हम कल से क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, तो अभी हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं। मेथड्स में अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए हम एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। लेकिन फॉर नाउ अभी सिर्फ हम मेथड्स क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एकदम बेसिक जो कि जावा बेसिक्स पे जावा बेसिक्स को एटलीस्ट वो कवर कर पाए। तो पहले समझ लेते हैं कुछ मेथड्स के बारे में कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली मेथड्स कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली मेथड्स दो टाइप के होते हैं। मेथड्स के जावा में इसको मेथड कहते हैं, बाकी जैसे C++ में इनको फंक्शन कहते हैं। तो मेथड्स होता है पहले तो यूज़र डिफाइन, और एक होता है इनबिल्ट मेथड। इनबिल्ट मेथड्स क्या होता है कि उसको हम लोग को डिफाइन करना नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी डिफाइंड होकर ही आता है, हमें सिर्फ इनको कॉल करने की ज़रूरत है। और यूज़र डिफाइंड मेथड्स को हमें कॉल करने की ज़रूरत होती है। अब बेसिकली मेथड काम कैसे करता है, जब भी हम किसी प्रोग्राम में एंटर करते हैं तो वो सबसे पहले जाता है तो वो मेन मेथड में जाता है। इफ़ दिस इज अ मेन मेथड तो वो एंटर यहीं पे करेगा और उसको मतलब यहीं से है बेसिकली कंपाइलर को। लेकिन जब देखेगा कि मेन मेथड ने अगर किसी अलग मेथड को, यूज़र डिफाइंड मेथड्स को कॉल किया या फिर इनबिल्ट मेथड को कॉल किया गया है, तो ही वो कंपाइलर इन सब मेथड से मतलब रखेगा। अदरवाइज इन सब मेथड से इनका कोई डायरेक्टली मतलब नहीं है। ओके, उनको मेन और डायरेक्ट मतलब सिर्फ मेन फंक्शन से है। अगर मेन फंक्शन ने इनसे नाता रखा तो ही कंपाइलर भी इनसे नाता रखेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इनको हम डिफाइन करके मेन फंक्शन से अलग क्लास के अंदर ही रहेंगे या फिर क्लास के बाहर भी रह सकते हैं। ये क्लास के अंदर रहना और क्लास के बाहर मेथड्स को डिफाइन करना, कैसे उसको एक्सेस करना, ये सब हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। फॉर नाउ हम सिर्फ यहाँ पर पढ़ते हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए हम क्लास के अंदर ही रखते हैं। एक क्लास है ये, और उसके अंदर एक मेन मेथड है और छोटे छोटे और भी सेपरेट मेथड्स है। इसको हम और जैसे कि हमको पता है कि दो तरीके का मेथड है, एक यूज़र डिफाइंड, एक इनबिल्ट। तो इनबिल्ट फंक्शन के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ उनको याद रखना है कि कौन सा इनबिल्ट फंक्शन होता है और इनका काम कहाँ पड़ता है। तो वो मैं बताऊंगी बाद में। पहले तो हम यूज़र डिफाइंड मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं कि हम एज ए यूज़र मेथड्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जब भी कंपाइलर, लेट्स सपोज देयर इज अ क्लास, ओके, ये एक क्लास हम सपोज कर लेते हैं। इसके अंदर हमारा एक मेन फंक्शन है जिसके अंदर ही मेनली कंपाइलर को एंटर करना है, और भी अलग अलग छोटे छोटे मेथड्स होंगे, सेपरेट मेथड्स, जो कि हम अपने काम के लिए इनको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये मेन मेथड है हमारा। तो जब भी इस क्लास के अंदर
हम कंपाइलर को हमारा कंपाइलर एंटर करता है समझने के लिए कि क्या प्रोग्राम है, वो देखेगा कि अगर इन मेथड्स को अगर मेन मेथड ने कॉल किया है तो ही इनको वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज इनसे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली कोई मतलब नहीं है। इतना हम समझ लें इसका मैकेनिज़्म बेसिक सा इसका। तो अब हम देखेंगे कि इसको कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, थोड़ी और चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि इनबिल्ट यूज़र डिफाइंड मेथड्स में के और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर, जो कि हम कोडिंग करते वक्त एक एक चीज़ समझेंगे कि रिटर्न टाइप क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होता है, मेथड को हम लोग कैसे उनको नाम देते हैं, डिफाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, मेथड्स ओवरलोडिंग, मेथड्स ओवरराइडिंग, ये सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। बट फिलहाल हम सब समझेंगे मेथड क्या है, कैसे हम लोग बेसिकली मेथड को ये करते हैं। तो यहाँ पर हम एक मेथड, सिंपल सा हम यहाँ पर एक मेथड को डिफाइन करेंगे। और जैसे मैंने एक्सप्लेन करके बताया कि ये एक क्लास है, और इस क्लास के अंदर ये एक मेन मेथड है। तो हमें मेन मेथड से अलग जाकर एक मेथड को हमें डिफ़ाइन करना है। तो सपोज हम यहाँ पर एक मेथड हम डिफ़ाइन करते हैं जिसका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, 3 तरीके का एक्सेस मॉडिफायर होता है। इस हर एक एक्सेस मॉडिफायर का क्या काम है ये हम अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में समझेंगे। और नाउ हम सिर्फ समझ लेते हैं यहाँ पब्लिक लिखना है एज ए एक्सेस मॉडिफायर। फिर हम करेंगे स्टैटिक लिखना है। एंड उसके बाद स्टैटिक क्या होता है ना, वो एक्चुअली क्लास से बिलोंग करता है या फिर ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है, तो इसको बताने के लिए स्टैटिक का काम होता है। अगेन इसका भी हम डेप्थ में जाएंगे, फिलहाल हम इसको एज ए सिंटेक्स समझ लेते हैं। इसके बाद जो रहेगा वो हमारा रिटर्न टाइप होगा, कि जब भी हम किसी मेथड को कॉल करेंगे तो वो जो रिटर्न में हमें आंसर देगा वो किस टाइप का होगा। तो हम यहाँ पर इंट लिख देते हैं, उसका डेटा टाइप लिखना है आंसर का। अब हमको करना है नामकरण मेथड का। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा एडिशन का मेथड करते हैं कि जहाँ हमें दो नंबर्स को ऐड करना है। अब इसके अंदर जो हम पास करेंगे वो 2 नंबर पास करेंगे, एक इंट ए और एक इंट बी। अब इनको क्या कहते हैं इनको कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है, इनको कहते हैं पैरामीटर्स, जो इस मेथड के अंदर, लेट्स सपोज आप सिंपल सा समझिए, एक वॉशिंग मशीन है, आप उसके अंदर गंदा कपड़ा डालेंगे तो आपको एज ए आउटपुट आएगा साफ कपड़ा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो है ये वो गंदा कपड़ा है जो हम एक मशीन के अंदर डाल रहे हैं, और जो आउटपुट आएगा एज अ रिजल्ट वो होगा क्लीन क्लोथ्स, जिसका भी डेटा टाइप, जिसका जो आउटपुट का डेटा टाइप होने वाला है वो इंट होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम मेन लॉजिक लिखने वाले हैं कि कैसे उस मशीन के अंदर जो मैकेनिज्म और जो प्रोग्राम किया हुआ है वो यहाँ पर लिखने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इंट रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे a प्लस b का सम, और हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पर रिजल्ट को। तो यहाँ हमने अपना मेथड कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कंपाइलर से इसको कोई मतलब नहीं है, हम रन करके भी देख सकते हैं। क्योंकि हमें कंपाइलर का डायरेक्ट कनेक्शन इस मेन मेथड से है। अब मेन मेथड ने अगर कॉल करा इस यूज़र डिफाइंड मेथड को तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इंट सम, एक सम नाम का वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अदरवाइज हम एक सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ ऐसे करते हैं, सम के अंदर हम स्टोर करेंगे। अब हमको क्या करना है, अलग से a प्लस b नहीं करना है, जो करना था हमने उस मेथड के अंदर कर दिया। अब हमको जब भी इस मेथड का ज़रूरत होगा हम बार बार इसको कॉल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉल करने का सिंटेक्स समझते हैं। ऐड, मेथड का नाम लिखना है, पैरेंथेसिस लिखना है, और जो पैरामीटर्स हमने पास किया है
उसको यहाँ उस तो नंबर को यहाँ पास करना, और नंबर्स को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट, कॉमा करके 2,5। बस हमें इतना करना है। इतना करने से ही हमारा जो हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो हम यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं। सम, बस सेवन आ गया। अब इसी तरीके से हम मल्टीपल मेथड्स भी और कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ऐड का किया, मल्टीप्लिकेशन का भी कर सकते हैं, डिवीजन का भी कर सकते हैं। मेनली मेथड्स का मेन काम कब आता है, जब हमें बड़े बड़े फार्मूलेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जैसे फैक्टोरियल निकालना होता है, किसी पर्टिकुलर शेप या साइज का एरिया निकालना होता है, तो हम मेथड्स को बनाते हैं। क्योंकि बार बार वो कैलकुलेशन आपको कोड में मेन फंक्शन मेन मेथड में लिखना है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और हेक्टिक हो जाता है, और कोड भी एफिशिएंट नहीं रहता है। तो कोड को क्लीन, एफिशिएंट और मैनेजेबल बनाने के लिए हम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम एक और लेते हैं फैक्टोरियल निकालने का। तो एज यूजुअल हम यहाँ पर जो हमारा सिंटेक्स है वो लिखेंगे। फैक्टोरियल का रिटर्न टाइप भी हम इंटीजर यानी नंबर्स पे ही हम रिटर्न करेंगे। इसका नाम हम फैक्ट देते हैं, और इसके अंदर एक डिजिट हम पास करते हैं इंट नम। इसको हम लोग यहाँ जो पास करते हैं इसको हम लोग पैरामीटर कहते हैं। मेन फंक्शन में जो पास करेंगे इनको हम आर्गूमेंट कहेंगे। इतना याद रखना है। इसके बाद हम मेन लॉजिक लिखेंगे कि कैसे हम नम का फैक्टोरियल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एज यूजुअल जो था इंट रिजल्ट करते हैं। ओके, रिजल्ट इज इक्वल्स टू 1 से इनिशिएट कर देते हैं, क्योंकि इसी के साथ हम बार बार मल्टीप्लाई करने वाले हैं नम का हर डिजिट का। जैसे कि नम फॉर एग्जांपल 5 है, तो पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को करेंगे, फिर 3 को करेंगे। तो हमने लूप पढ़ा है, हमें पता है कि कैसे करना होता है। रिपीटेडली एक ही टास्क को बार बार कैसे करना होता है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लूप्स का यूज़ करते हैं। तो इंट i इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करते हैं। i शुड बी लेस देन इक्वल टू नम। अब कोई भी नंबर हो सकता है, अब डिपेंड करता है यूज़र क्या पास कर रहा है, और i को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, हम इसको बैक साइड से भी कर सकते हैं। हम इसको इनिशिएट कर सकते हैं i को num से। हम कंडीशन लगा सकते हैं कि i का वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए, और हम एक एक करके i को घटा सकते हैं। हम दोनों तरीके से करके देखेंगे। पहले हम इसको करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट जो हमारा है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अब आंसर सही आ गया। यहाँ आई डायनेमिकली चेंज हो रहा है, हमें यहाँ आई लिखना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ गलती से हमने नम लिख दिया था, इसीलिए। तो फैक्टोरियल का हमने देख लिया। ये हम इंक्रीमेंट तरीके से भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। छोटे मोटे सिंटेक्स एरर होते रहते हैं, हमें फोकस रहना पड़ेगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं। ओके, तो हमने समझ लिया मेथड क्या होता है, कैसे इसको कॉल करते हैं। रिटर्न टाइप, जब हमको किसी का रिटर्न टाइप लेना होता तो हम ऐसे करते हैं। अब हम देख लेते हैं जब हमको हमें कुछ रिटर्न नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो हम क्या रिटर्न टाइप इसमें देते हैं। तो लेट्स सी, अगर हमको कोई रिटर्न नहीं देना होता तो हम क्या करते हैं, वॉइड रिटर्न टाइप। इसमें हम क्या करेंगे, ग्रीट, और सिंपली हम यहाँ अगर कुछ सिंपल सा सेंटेंस अगर हमको प्रिंट कराना हो तो हम इसको ऐसे कर देते हैं कि बस इतना ही करना होता है। इसका रिटर्न टाइप हम
क्योंकि हमने कोई वैल्यू रिटर्न यहाँ पर नहीं करा है, तो हमको सिंपली यहाँ पर इसका फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ग्रेट। दिस फॉर वाइड रिटर्न टाइप। इस तरीके से हम अलग अलग रिटर्न टाइप। सो अब हम करेंगे इनबिल्ट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। जावा में कितने टाइप के इनबिल्ट मेथड्स होते हैं? वैसे तो मतलब बहुत टाइप के इनबिल्ट मेथड्स होते हैं। अगर इतना डीप डाइव करेंगे तो आपको वो एक दिन में नहीं पता चलेगा, हर दिन प्रैक्टिस करते करते या फिर पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। इनबिल्ट मेथड्स के बाद जो जितने सारे होते हैं मैं कोशिश करूँगी वो PDF में मर्ज करके मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। ऑल्दो अभी फ़िलहाल के लिए मैं कुछ मेथड्स के बारे में यहाँ एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि बेसिकली ये इनबिल्ट जो मेथड्स हैं इनका क्या काम है। तो सबसे पहले जो स्ट्रिंग के साथ ऑपरेशन करते हैं वो, और कुछ मैथमेटिक्स के भी इनबिल्ट मेथड्स होते हैं जो हमारे कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशन को बहुत इजी बना देता है कि हमें अपने साइड से इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एरे का भी बहुत सारा होता है इनबिल्ट मेथड्स, और भी बहुत सारी चीज़ों का होता है। तो वो जैसे हम करते करते कोडिंग करते करते हमें पता चल जाएगा। फ़िलहाल के लिए हम इतना ही सिर्फ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट लेंथ, तो हम देखेंगे कि इसका क्या काम है। तो एक हम स्ट्रिंग लेते हैं str, जिसमें हम यहाँ पर हम अपना नाम पास करते हैं, और हमको अगर किसी ने पूछा कि बताओ ये जो str स्ट्रिंग है इसका लेंथ क्या होगा, तो हम ऐसे गिनने तो नहीं लगेंगे बिकॉज हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हम कोडिंग के ज़रिए ही करेंगे। तो ये जो हमारा है str.length ये निकालता है हमारा स्ट्रिंग के डेटा टाइप को। str मतलब जो जिस नाम से हमारा स्ट्रिंग होगा उसका डॉट लेंथ पैरेंथेसिस। तो ये सिंपल सा हमारा सिंटैक्स होगा, हम देख लेते हैं। एंड साइज इक्वल टू दिस system.out.print, यहाँ पर हम इसका आउटपुट करा देते हैं साइज को system.out.println साइज करते हैं इसका आउटपुट। तो यहाँ पर टोटल अगर हम कैरेक्टर्स को काउंट करने लगे तो यहाँ टोटल 7 कैरेक्टर्स हैं। वैसे हम इसको कुछ और भी करके देखते हैं, मॉडिफाई करके। तो इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब हमें करना है टू अपर केस। हमने लोअर केस के बारे में एक क्वेश्चन में आई थिंक करने वाले हैं। लोअर केस अपर केस के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। इसको अगर हम प्रिंट कराते हैं तो क्या होता है? ओके, क्योंकि ये रिटर्न टाइप हमारा स्ट्रिंग में है तो हमको यहाँ स्ट्रिंग ये पास करना पड़ेगा। हम यहाँ पर आंसर दे देते हैं सबके लिए कॉमन रह सके। अब हम कराते हैं इसको प्रिंट। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, यही उसका होता है। वैसे ही सेम टू सेम हमारा होता है लोअर केस। कुछ नहीं करना है, देखते हैं क्या आता है इसका। तो ये सारे जैसे कि हमारे P कैपिटल थे, लेकिन ये जैसे ही हमने इसको लोअर केस करा तो सारे डिजिट सारे कैरेक्टर्स हमारे लोअर केस में आ गया।
अब हमको पर्टिकुलर फिफ्थ पोजीशन में हमारा जो कैरेक्टर है उसको अगर प्रिंट करना होगा तो हमें करना है स्ट्रिंग str स्ट्रिंग का नाम .char@ और उस पोजीशन को पास कर देना है। तो हमारा यहाँ एज आउटपुट देखते हैं क्या होता है। क्योंकि हम यहाँ कैरेक्टर आउटपुट दे रहे हैं तो हमको यहाँ पर रिटर्न टाइप भी केयर करना पड़ेगा। केयर कैरेक्टर V 0 1 2 3 4 5 हम यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं। P 0th पोजीशन में, A हमारा 1, L हमारा 2, दूसरा L हमारा 3, देन A 5, A 4, देन जो B है वो 5th पोजीशन में है। इस तरीके से हम पोजीशंस निकाल सकते हैं। अगला जो है हमारा वो है हमारा जो लेट्स सपोज V हम पास करते हैं तो हमको V का इंडेक्स मिल जाएगा। तो ये हमारा रिटर्न टाइप इंट में होगा तो हमें इंट यहाँ पर करना पड़ेगा, डेटा टाइप इंट में लेना पड़ेगा। और इसी के साथ तो 5th पोजीशन हमारा ये पास हो गया। अगला क्या है हमारा सब स्ट्रिंग। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हमको किसी स्ट्रिंग ये जो पूरा स्ट्रिंग है इसके बीच के पार्ट को अगर हमको प्रिंट करना है, लेट्स सपोज हमको यहाँ 5th से लेकर 6 7 8 BIPA इतना बस प्रिंट कराना है तो हमको बस क्या करना है कि उसके रेंज को पास कर देना है तो ये आउटपुट आ जाएगा। हाँ, ये जो होता है ये नॉट इंक्लूडेड होता है। लास्ट वाला जो रेंज होता है, जैसे कि हम 5 और 8 पास कर रहे हैं तो 8 से पहले तक होता है। 8 जो हमारा होता है वो नॉट इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अब ये शायद कोई बूलियन वैल्यू पास करेगा तो हमको यहाँ रिटर्न टाइप भी बूलियन देना है। जावा नाम से कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ पर ABI देते हैं तो क्या आता है? अच्छा सॉरी, हमें पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही यहाँ पर देना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे हम पूरा का पूरा स्ट्रिंग यहाँ पर दे देते हैं और हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा स्ट्रिंग का वैल्यू इसके बराबर है। अगर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करा क्योंकि ये और ये स्ट्रिंग बराबर। अब हमको स्ट्रिंग का किसी पार्ट के साथ अगर हमको चेक करना है कि ये पार्ट स्ट्रिंग के अंदर है कि नहीं, तो हमें डॉट कंटेन्स का इस्तेमाल करना है। क्या ये स्ट्रिंग ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कंटेन करता है? नहीं करता है कंटेन। यहाँ पर दो आ गया है। तो बेसिकली जावा हमारे इस स्ट्रिंग के अंदर नहीं है तो ये हमारा रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। देख लेते हैं, फॉल्स आ गया। लेकिन हम अगर ऐसा कुछ पास करते हैं जो हमारे स्ट्रिंग के अंदर है, लाइक ABI, तो हम देखते हैं कि ये रिटर्न ट्रू करता है या फॉल्स। ट्रू, क्योंकि ये है स्ट्रिंग का एक और आखिरी हमारा इनबिल्ट। देख लेते हैं, हमें अगर कोई डिजिट रिप्लेस करना है, हम करते हैं कि जितना भी ए है हमारे इस पूरे स्ट्रिंग में, उसके जगह हमें @ का साइन लगाना है। तो हमें str.replace का
हम यूज़ करते हैं। ओके, तो बूलियन रिटर्न टाइप यहाँ नहीं होगा, यहाँ स्ट्रिंग रिटर्न टाइप होगा। मेक श्योर कि जो रिटर्न टाइप हो उसके हिसाब से ही हम टाइप हम अपना लिखें, अदरवाइज वो एरर दे सकता है। हो गया, तो ये स्ट्रिंग के सारे रिटर्न टाइप हमने देख लिया इनबिल्ट फंक्शन। अब हम देखेंगे मैथमेटिक्स के। ये भी बहुत इजी है और बहुत इजी समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा ये नहीं है। जैसे कि मैथमेटिक्स का काम है, तो हम यहाँ पर टेंट लेते हैं और system डॉट आउट डॉट println हम यहाँ पर आंसर को यहाँ प्रिंट करा देंगे। तो हमको अगर किसी भी नंबर्स के 2 नंबर का मैक्सिमम नंबर निकालना है, तो उसके लिए हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी हमारे पास इनबिल्ट मेथड है जिस मैथ डॉट मैक्स, और हम उस 2 नंबर को पास कर देंगे। नाउ विल सी कि कौन सा नंबर बड़ा है, ये छोटा है। सेम फॉर मिनिमम, जैसे कि 10 और 20 में मैक्सिमम हमारा 20 आता है, तो वो 20 आउटपुट हो गया। अब हम मिनिमम के लिए भी देखते हैं। हमारा मिनिमम है। अब हमको अगर किसी का स्क्वायर रूट निकालना है, लेट्स सपोज हमें 16 का या फिर 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें 25 पास कर देंगे। तो हमें पता है कि 25 का स्क्वायर रूट होता है, यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा। तो हमें पता है कि 25 का स्क्वायर रूट हमारा होता है 5, तो हमारा यहाँ पर 5 आ गया है। ये क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि जो हमारा ये रिटर्न होगा ये होने वाला डबल में, और हमने यहाँ एंड लिख दिया है, इसीलिए ये गलत हो रहा है, एरर दे रहा है। क्योंकि हम कोई भी नंबर यहाँ पास कर सकते हैं, यहाँ पे 17 भी पास कर सकते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट इसका रिटर्न डबल में ही होता है, क्योंकि अगर वो पॉइंट में भी वैल्यू आ जाता है। लेट्स सपोज हम 18 का यहाँ पर 18 नंबर पास करा, उसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए, तो वो हमें होल नंबर में नहीं मिलेगा, उसका पॉइंट में वैल्यूज़ आएंगे, इसीलिए हमें डबल यहाँ पर रिटर्न टाइप लगाना है। साथ ही साथ अगर हमको स्क्वायर पावर, मतलब अगर हमको लेट्स सपोज हमको 3 का स्क्वायर निकालना है, तो हम यहाँ 3 पास करेंगे, साथ ही साथ हमको वहाँ पावर भी पास करना है। पहले हमें 2 पास करना है, 3 पास करना है 3 का स्क्वायर के लिए, और फिर हमें किसके साथ उसका पावर क्या होगा वो पास करना है। 3 स्क्वायर का हमें पता है 9 होता है। डबल में भी हम आंसर ले सकते हैं या फिर इंट में भी ले सकते हैं इसका, ये होल नंबर में ही आएगा आंसर, नहीं आएगा होल नंबर में। अगर हम कोई पॉइंट में वैल्यू पास करते हैं तो वो नहीं आएगा। ओके, मुझे भी आज पता चला ये चीज़। अब हमने सारा ऑलमोस्ट कर लिया है मैथ का, कुछ इनबिल्ट फंक्शन ये जनरली काम आने वाला है, इसलिए मैंने अभी करा दिया। ऑल्दो एक लेक्चर में सारा इनबिल्ट फंक्शन कवर करना नॉट पॉसिबल, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो मैं PDF में उसका जो सारा कंप्रेस्ड करके लिंक दे दूँगी, समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। तो यस, इसी के साथ ही हमारा मेथड्स भी कंप्लीट हो गया है, हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है जावा का डे 1 से जो हम देखते आ रहे हैं। अगर किसी को पहले मेरे प्रीवियस वीडियो अभी तक किसी ने नहीं देखा है, तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से सारे वीडियोस को देख लें, क्योंकि अब अगला जो वीडियो हमारा आने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग, मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ क्वेश्चंस के लिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच for watching and jai Hind।